हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सो एजुकेशन। आज हम मेघालय का 2022 का जो फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्ज़ाम हुआ था उसका कंप्लीट पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये जो पेपर हुआ था इसमें टोटल आपके 175 क्वेश्चंस थे। तो यहाँ पर 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं इंग्लिश से। उसके बाद 25 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं जनरल अवेयरनेस से या जनरल नॉलेज का जो पोर्शन होता है। और लास्टली आपको 100 क्वेश्चंस मिलते हैं यहाँ पर फूड स्टैंडर्ड्स एंड न्यूट्रिशन से। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है उसमें जो हमारा पार्ट सी होता है, इनमें टोटल 3 पार्ट्स हुए। पार्ट ए जिसमें इंग्लिश है, पार्ट बी जिसमें जनरल अवेयरनेस है और पार्ट सी जिसमें फूड स्टैंडर्ड एंड न्यूट्रिशन है। तो हमारा जो पार्ट सी का पोर्शन है उसको हम आज के लेक्चर में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम सबसे पहले अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। इनमें से कौन सा ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जो कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन ए है पोटेशियम, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम, ऑप्शन डी है जिंक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सोडियम। सोडियम जो होता है वो एक टाइप का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। बात करें अगर हम पोटेशियम की तो ये इंट्रा सेलुलर होता है। ये इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा हुआ था कि कौन सा एक्स्ट्रा सेलुलर है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सोडियम। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है कि द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B6 इज। विटामिन B6 का केमिकल नेम क्या होगा। ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है पायरिडॉक्सिन, ऑप्शन बी है टोकोफेरॉल, ऑप्शन सी है पायरिडॉक्साल और ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन जो होता है वो होता है केमिकल नेम विटामिन B6 का। पायरिडॉक्सिन को अगर हम केमिकली बात करें तो पायरिडॉक्सॉल भी बोल सकते हैं क्योंकि ये एक टाइप का अल्कोहल का फॉर्म होता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें टोकोफेरॉल की तो आपको पता होगा कि विटामिन ई का जो केमिकल नेम होता है वो होता है टोकोफेरॉल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो पायरिडॉक्सिन होगा जो कि विटामिन B6 का केमिकल नेम होता है। आगे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तो इसमें पूछ रहा है दिस इज सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स एडिंग टू अबाउट 200 ml पर डे, इट इज रेफर्ड टू। ये जो सिंथेसिस होती है इसमें वाटर की, वो कौन से टाइप का वाटर होता है जो कि फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन से डेवलप होता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। इंटरसेलुलर वाटर, ऑप्शन बी है इंट्रासेलुलर वाटर, ऑप्शन सी है मेटाबॉलिक वाटर, ऑप्शन डी है एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर। तो यहाँ पर चूंकि मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट होता है तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड उसके अलावा वाटर ये रिलीज होता है अलॉन्ग विद द एनर्जी। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी मेटाबॉलिक वाटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन ई इज टू एक्ट एज। विटामिन ई का मेन रोल क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए है एंटीऑक्सीडेंट, बी है प्रोबायोटिक्स, सी है एंटीबायोटिक्स और डी है नॉन ऑफ द अबव। तो विटामिन ई मेनली वर्क करता है एज एन एंटीऑक्सीडेंट। तो यहां पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटल कंटामिनेंट। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि मेटल कंटामिनेंट नहीं है। ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है लेड, ऑप्शन बी है कॉपर, ऑप्शन सी है आर्सेनिक और ऑप्शन डी है कार्बोनिल। तो फ्रेंड्स यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा कार्बोनिल। ये जितने भी आपने पढ़े लेड, कॉपर और आर्सेनिक, ये किसी ना किसी टाइप के एलिमेंट होते हैं, बट जो कार्बोनिल होता है वो एक फंक्शनल ग्रुप होता है। तो ये किसी भी टाइप का कंटामिनेंट नहीं होता है, मेटल कंटामिनेंट नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है घी इज एडल्ट्रेटेड विद। जो घी होता है उसका एडल्ट्रेशन इनमें से किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए है आपके सामने वनस्पति, ऑप्शन बी है ऑलिव ऑयल, ऑप्शन सी है फैट और ऑप्शन डी है आर्टिफिशियल ऑयल। तो यहाँ पर घी की जो एडल्ट्रेशन होती है वो होती है वनस्पति ऑयल से। वनस्पति ऑयल को हम हाइड्रोजिनेटेड ऑयल भी बोलते हैं। तो ये हाइड्रोजिनेशन के द्वारा इसको प्रोड्यूस किया जाता है, इसलिए
इसका इस्तेमाल होता है कहाँ पर, घी में एडल्ट्रेशन करने में। ठीक है, तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर पूछ रहा है कि विच टाइप ऑफ पैकेजिंग इज एप्रोप्रिएट फॉर फ्रूट्स। फ्रूट्स के लिए कौन सी पैकेजिंग सबसे एप्रोप्रिएट होगी। ऑप्शंस आपके सामने, ऑप्शन ए है इथाइलिन एब्जॉर्बर्स, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन एब्जॉर्बर्स, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन एब्जॉर्बर्स। तो यहाँ पर फ्रूट्स की बात हो रही है और आपको पता होगा कि फ्रूट्स में जो राइपनिंग होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इथाइलिन हार्मोन। तो अगर इथाइलिन का लगातार प्रोडक्शन होता रहेगा किसी भी टाइप के फ्रूट में, खास करके जो क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट्स होते हैं उनमें थ्रू आउट द लाइफ इथाइलिन का प्रोडक्शन होता है, इवन आफ्टर द हार्वेस्टिंग। तो इथाइलिन का प्रोडक्शन लगातार होता रहेगा तो राइपनिंग उसमें होती रहेगी, और जो राइपनिंग है वो ओवर राइपनिंग में भी कन्वर्ट हो सकती है आफ्टर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इसको हमें एब्जॉर्ब करना पड़ता है, ऐसी पैकेजिंग करनी पड़ती है कि ये एब्जॉर्ब हो जाए। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी इथाइलिन एब्जॉर्बर्स। अगर इथाइलिन एब्जॉर्बर्स के थ्रू हम पैकेजिंग करते हैं तो इथाइलिन एब्जॉर्ब हो जाएगा, जिससे ओवर राइपनिंग यहां पर नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, द मॉलिस रिएक्शन इज द टेस्ट टू आइडेंटिफाई। मॉलिस रिएक्शन से हम इनमें से कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं वाया टेस्टिंग। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है फैट, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट और ऑप्शन डी है लिपिड्स। इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट का सीरीज है उनमें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन सी, यानी कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की टेस्टिंग के लिए हम फूड का एनालाइट लेते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, उसमें हम मॉलिस रिएजेंट डालते हैं, उसके बाद हम कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं, तो पर्पल कलर की रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है अराउंड द टेस्ट ट्यूब। तो वो इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दी अमीनो एसिड इन ह्यूमंस आर सोर्स ऑफ। जो ह्यूमन में अमीनो एसिड्स होती हैं वो इनमें से कौन से चीज का सोर्स होती हैं। ऑप्शन ए है बॉडी बिल्डिंग, ऑप्शन बी है बॉडी प्रोटेक्टर्स, ऑप्शन सी है बॉडी रेगुलेटर्स और ऑप्शन डी है एनर्जी प्रोड्यूसर्स। तो फ्रेंड्स यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बॉडी बिल्डर्स। आपको पता होगा कि प्रोटीन का कंजम्पशन सबसे ज्यादा मसल गेन के लिए किया जाता है, फॉर द पर्पज ऑफ बॉडी बिल्डिंग। प्रोटीन का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो होता है अमीनो एसिड, तो ये यूज होता है फॉर द पर्पज ऑफ बॉडी बिल्डिंग। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हेन सॉल्ट बेस्ड फूड्स आर कुक्ड एट हाई टेम्परेचर विच हार्मफुल केमिकल इज प्रोड्यूस्ड। जब सॉल्ट बेस्ड फूड का यहाँ पर कुकिंग होता है हाई टेम्परेचर पर तो कौन सा केमिकल प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन है आपके सामने, AGE, ऑप्शन बी है हेट्रोसाइक्लिक अमीन्स, ऑप्शन सी है एक्रिलामाइड्स और ऑप्शन डी है नाइट्रोसामीन्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्रिलामाइड। ये एक हार्मफुल केमिकल होता है जिसका फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर कुकिंग ऑफ स्टार्च बेस्ड फूड्स। तो यहाँ राइट आंसर एक्रिलामाइड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कंजम्पशन ऑफ मस्टर्ड ऑयल विच हैज बीन अडल्ट्रेटेड विद आर्जिमोन ऑयल कैन लेड टू अ डिजीज नेम्ड। जब भी हम मस्टर्ड ऑयल का कंजम्पशन करते हैं और उनमें अडल्ट्रेशन हुआ है आर्जिमोन ऑयल से, आपको पता होगा कि मस्टर्ड ऑयल में अडल्ट्रेशन किया जाता है आर्जिमोन ऑयल के थ्रू। तो अगर ऐसे ऑयल का कंजम्पशन करते हैं तो कौन सी डिजीज होती है। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए है गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ऑप्शन बी है एपिडेमिक ड्रॉपसी, ऑप्शन सी है साइनोसिस और ऑप्शन डी है सीजर्स। तो यहां पर फ्रेंड्स जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी एपिडेमिक ड्रॉपसी। ये एक ऐसी डिजीज होती है जो कि होती है ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ आर्जिमोन ऑयल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाई आर अडल्ट्रेंट्स एडेड टू दिस फूड प्रोडक्ट्स। फूड प्रोडक्ट में अडल्ट्रेंट का यूज क्यों किया जाता है, क्यों ऐड किया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, टू इंप्रूव शेल्फ लाइफ, ऑप्शन बी है फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट, ऑप्शन सी है टू इंप्रूव न्यूट्रिशन, ऑप्शन डी है टू अट्रैक्ट कंज्यूमर्स। तो फ्रेंड्स यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। यहां पर ऐसे इंग्रेडिएंट्स का यूज किया जाता है जो कि सस्ते होते हैं और उनका यूज करके किसी भी टाइप के फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव किया जाता है, या तो उसका वेट इंक्रीज कर दिया जाता है या तो उसमें अदर काइंड ऑफ क्वालिटी को इंप्रूव करने का कोशिश किया जाता है। ठीक है, तो ये किया जाता है फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ द फूड बिजनेस ऑपरेटर। ठीक है, वो चाहता है कि कंज्यूमर्स को हम सस्ते प्रोडक्ट्स दें जिससे कि हमारी इकोनॉमिक बेनिफिट हो, इस वजह से उनमें मिलावट करता है।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ एडिंग हाइड्रोजन टू एन एडिबल वेजिटेबल ऑयल यूजिंग अ कैटलिस्ट टू प्रोड्यूस अ फैट विथ सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी इज कॉल्ड। जब भी हाइड्रोजन को ऐड करते हैं एडिबल ऑयल में और किसी न किसी कैटलिस्ट को उसके साथ यूज करते हैं, जिससे कि जो ऑयल की कंसिस्टेंसी होती है वो कैसी हो जाती है, थोड़ा सा सेमी सॉलिड टाइप की हो जाती है। तो इसके लिए हम कौन से प्रोसेस का यूज करते हैं? ऑप्शन है आपके सामने, ए है हाइड्रोजनेशन, बी है कोगुलेशन, सी है ट्रांसमिशन और डी है पास्चराइजेशन। तो यहां पर फ्रेंड्स जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का यूज करके किसी भी वेजिटेबल ऑयल का हम कन्वर्जन कर सकते हैं सेमी सॉलिड काइंड ऑफ टेक्सचर में, और ये देखने को मिलता है आपको जो मार्केट में अवेलेबल वनस्पति घी के नाम से बिकते हैं वो होते हैं हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज हैव बीन सजेस्टेड फॉर द चिल रिंग्स इन सॉसेजेस। सॉसेजेस में चिल रिंग की क्या कॉज होती है यहाँ पर? ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए है ऑक्सीडेशन, ऑप्शन बी है प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑप्शन सी है रिड्यूसिंग सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सॉसेजेस क्या होते हैं? सॉसेजेस एक मीट बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। तो इनमें जो चिल रिंग का फॉर्मेशन होता है वो इन तीनों वजह से होता है, इस वजह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर पूछ रहा है, ओमेगा 3 फैटी एसिड इज ऑल्सो नोन एज। ओमेगा 3 फैटी एसिड को और क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए है ऑलिव ऑयल, ऑप्शन बी है लिनोलेनिक एसिड, ऑप्शन सी है फिश ऑयल और ऑप्शन डी है लिनोलेइक एसिड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी लिनोलेनिक एसिड। इसको हम ALA भी बोलते हैं, अल्फा लिनोलेनिक एसिड। ये एक टाइप का ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। अगर बात करें हम ओमेगा 6 फैटी एसिड की, तो जो लिनोलेइक एसिड होता है ये एक टाइप का ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है इसमें मिथाइल एंड से अगर आप काउंटिंग करना शुरू करोगे तो थर्ड पोजीशन पे पहला डबल बॉन्ड लगा रहता है, और जो लिनोलेइक एसिड है उसमें अगर आप मिथाइल एंड से काउंटिंग शुरू करते हो तो 6th पोजीशन पे पहला डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। इस वजह से इनकी नेमिंग ओमेगा के फॉर्म में की जाती है। अगर बात करें ऑलिव ऑयल और फिश ऑयल के, तो ये सिर्फ सोर्सेज होते हैं, ये नाम नहीं होते किसी भी टाइप के एसेंशियल फैटी एसिड के। इनमें एसेंशियल फैटी एसिड्स अच्छी मात्रा में पाई जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा था ओमेगा 3, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा लिनोलेनिक एसिड। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर पूछ रहा है, कमोडिटीज शुड बी पैक्ड एंड सोल्ड इन स्पेसिफिक क्वांटिटीज इज प्रोवाइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल। इनमें से कौन से शेड्यूल में ये बताया गया है कि जो कमोडिटीज होती हैं उनकी पैकेजिंग और उनकी जो सेलिंग होती है वो स्पेसिफिक क्वांटिटीज में की जाएगी? ऑप्शन है आपके सामने, फर्स्ट शेड्यूल, ऑप्शन बी है सेकंड शेड्यूल, ऑप्शन सी है थर्ड शेड्यूल और ऑप्शन डी है फोर्थ शेड्यूल। तो अगर देखा जाए फ्रेंड्स तो यहाँ पर किसी भी टाइप के एक्ट का नाम नहीं दिया गया है जिसका कि कोई ये शेड्यूल है। तो हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को। यहाँ पर हम ECA को हम यहाँ पर मान लेते हैं कि इसके शेड्यूल के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अगर ECA के अकॉर्डिंग देखा जाए, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर जो फर्स्ट शेड्यूल होता है उसमें ये चीज़ें बताई गई हैं कि जो भी कमोडिटीज होती हैं उसकी पैकेजिंग और उसकी सेलिंग स्पेसिफिक क्वांटिटीज में की जाएगी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट शेड्यूल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर पूछ रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ फैट इज प्रेजेंट इन स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क। स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क में इनमें से कितने परसेंट फैट प्रेजेंट होता है? ऑप्शंस आपके सामने, ऑप्शन ए है 3.50%, ऑप्शन बी है 3.75, ऑप्शन सी है 4.25, ऑप्शन डी है 4.50। फ्रेंड्स यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4.5%। स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क में फैट का परसेंट होता है 4.5। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर पूछ रहा है, इन विच ईयर वॉज FSSAI स्टैब्लिश्ड। FSSAI कब स्टैब्लिश हुआ था, किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ था? ऑप्शंस आपके सामने, ऑप्शन ए है 2007, ऑप्शन बी है 2009, ऑप्शन सी है 2011, ऑप्शन डी है 2010। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें इसके स्टैब्लिशमेंट की, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है, क्योंकि एक्चुअल स्टैब्लिशमेंट हुई थी 2008 में। तो यहाँ 2008 तो कोई भी ऑप्शन में है नहीं।
तो हम यहाँ पर बेसिकली बात करते हैं कि मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा। अगर सबसे अप्रोप्रिएट आंसर की बात करें तो जो एफएसएसएआई की फंक्शनिंग स्टार्ट हुई थी, रूल्स एंड रेगुलेशंस जब उसके बने तो उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग शुरू हुई, तो वो हुई थी 2011 में। तो इस बेसिस पे यहाँ पर जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी 2011। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा उसमें पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है नेम दी वन मोनोसैक्राइड विच डज नॉट अकर नेचुरली इन फूड और बीवरेजेस। यहाँ पर आपको मोनोसैक्राइड बताना है जो कि नेचुरली किसी भी टाइप के फूड और बीवरेजेस में नहीं प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए है फ्रक्टोज, ऑप्शन बी है लेसिथिन, ऑप्शन सी है बीटा कैरोटीन और ऑप्शन डी है गैलेक्टोज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात हो रही है मोनोसैक्राइड की। तो यहाँ पर अगर हम गैलेक्टोज की बात करें तो ये नेचुरली नहीं प्रेजेंट होता है किसी भी टाइप के फूड प्रोडक्ट में, ये प्रेजेंट होता है लैक्टोज के फॉर्म में। लैक्टोज कंसिस्ट करता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, ठीक है। तो लैक्टोज में ये प्रेजेंट होता है, एक टाइप का मोनोमर होता है लैक्टोज का, अलॉन्ग विद द ग्लूकोज ये प्रेजेंट होता है, और ये नेचुरली किसी भी टाइप के फूड प्रोडक्ट में नहीं पाया जाता। लेसिथिन की अगर हम बात करें तो ये एक टाइप का फॉस्फोलिपिड है जो कि एग में पाया जाता है, इमल्सिफायर भी है। फ्रक्टोज की अगर हम बात करें ये फ्रूट शुगर होती है, सारे फ्रूट्स में प्रेजेंट होती है। बीटा कैरोटीन एक टाइप का पिगमेंट है जो कि रेड, ऑरेंज और येलो कलर के किसी भी टाइप के फ्रूट और बीवरेज में, फ्रूट और वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछ रहा है द परसेंटेज ऑफ एसिटिक एसिड इन कमर्शियली अवेलेबल विनेगर इज। कमर्शियली जो विनेगर अवेलेबल होते हैं उनमें क्या परसेंट होती है एसिटिक एसिड की। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए है 2%, ऑप्शन बी है 4%, ऑप्शन सी है 8% और ऑप्शन डी है 12%। तो अगर हम मिनिमम परसेंटेज की बात करें कि कितना मिनिमम प्रेजेंट होना चाहिए कमर्शियली अवेलेबल विनेगर में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 4% मिनिमम एसिटिक एसिड होना चाहिए कमर्शियली अवेलेबल विनेगर में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। इनमें से कौन से ऐसे ऑप्शन है, कौन से ऐसे फैट हैं जो कि हार्ट डिजीज के रिस्क को बढ़ाते हैं। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए है पॉली अनसेचुरेटेड फैट्स, ऑप्शन बी है मोनो अनसेचुरेटेड फैट्स, ऑप्शन सी है फुली सेचुरेटेड फैट्स और ऑप्शन डी है ट्रांस फैट्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रांस फैट्स। ट्रांस फैट्स जो होते हैं वो हार्ट रिलेटेड डिजीजेस को बढ़ाने का काम करते हैं और हमारी बॉडी के लिए एक रिस्क फैक्टर होते हैं अगर हम इनका ओवर एंड ओवर ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ट्रांस फैट्स। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ विटामिन D3। विटामिन D3 का केमिकल नेम बेसिकली आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए है रेटिनॉल, ऑप्शन बी है कॉलीकैल्सिफेरॉल, ऑप्शन सी है गामा टोकोफेरॉल, ऑप्शन डी है अल्फा टोकोट्राइनॉल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर विटामिन D3 की बात हो रही है। विटामिन D3 एनिमल्स में सिंथेसाइज होने वाला विटामिन होता है, अलॉन्ग विद ह्यूमंस में भी ये सिंथेसाइज होता है। तो हमारे यहाँ जो ह्यूमंस में सिंथेसिस होने वाला विटामिन है वो है कॉलीकैल्सिफेरॉल। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। रेटिनॉल की अगर हम बात करें तो ये विटामिन ए का फॉर्म होता है, और अगर बात करें टोकोफेरॉल और टोकोट्राइनॉल की तो ये होता है विटामिन ई का फॉर्म। यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कॉलीकैल्सिफेरॉल। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूमुलेट्स इन द ब्लड व्हेन फैट्स नॉट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। जब फैट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है तो इनमें से क्या ऐसा है जो कि हमारे ब्लड में एक्यूमुलेट कर जाता है। ऑप्शन ए है कीटोन्स, ऑप्शन बी है ग्लिसरॉल, ऑप्शन सी है फैटी एसिड, ऑप्शन डी है एसिटाइल कोएंजाइम ए। फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कीटोन्स। कीटोन्स के फॉर्म में जो फुली ऑक्सीडाइज्ड फैट नहीं होते हैं वो हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, खास करके हमारे ब्लड में इनका एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन कार्बोनेटेड नॉन एल्कोहलिक बीवरेजेस। इनमें से कौन सी ऐसी एसिड है जो कि कार्बोनेटेड नॉन एल्कोहलिक बीवरेजेस में पाई जाती है। ऑप्शन ए है प्रोपियोनिक एसिड, ऑप्शन बी है एसिटिक एसिड, ऑप्शन सी है सिट्रिक एसिड, ऑप्शन डी है फॉस्फोरिक एसिड। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें नॉन एल्कोहलिक बीवरेजेस में पाए जाने वाले एसिडुलेंट की या एसिडिटी रेगुलेटर की, तो फॉस्फोरिक एसिड की अगर हम बात करें तो जितने भी कोला बेस्ड ड्रिंक्स होती हैं, कोला बेस्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, उनमें पाया जाता है फॉस्फोरिक एसिड, जैसे कि
कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप, ये सब कोला बेस्ड ड्रिंक होती हैं, तो इनमें फॉस्फोरिक एसिड पाया जाएगा। बात करें अगर हम सिट्रिक एसिड की, तो जितने लेमन बेस्ड होते हैं, लेमन बेस्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, उनमें पाया जाता है सिट्रिक एसिड, जैसे कि स्प्राइट, 7 अप, लिम्का, ये सब जो होती हैं ये लेमन बेस्ड होती हैं। तो इनमें ऐड किया जाता है सिट्रिक एसिड को एज अ एसिडिटी रेगुलेटर। एसिडिटी रेगुलेटर के साथ साथ ये काम करते हैं एज अ टेस्ट इनहेंसर्स। तो यहाँ पर जो मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन होगा आपका, वो हो जाएगा सिट्रिक एसिड, क्योंकि इसको मोस्ट वाइडली यूज किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड इन द कार्बोनेटेड बीवरेजेस। लेकिन अगर सिर्फ कोला बेस्ड नॉन अल्कोहलिक बीवरेजेस की बात करता है यहाँ पर, तो फॉस्फोरिक एसिड आपका राइट आंसर होता। और अगर बोथ ऑप्शन में होता तो यहाँ पर बोथ भी आपका राइट आंसर हो जाता। फ्रेंड्स, अगर बात करें कि सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सी ऐसी एसिड होती है जो कि नॉन अल्कोहलिक कार्बोनेटेड बीवरेज में प्रेजेंट होती है, तो वो हो जाएगी कार्बोनिक एसिड। अगर ये दोनों ऑप्शंस में नहीं है और कार्बोनिक एसिड ऑप्शन में है, तो ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड ऑप्शन आपका हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डार्ट बुक यूज टू डिटेक्ट? ऑप्शन ए है एडल्ट्रेशन, ऑप्शन बी है कंटामिनेशन, ऑप्शन सी है प्यूरिफिकेशन और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात हो रही है डार्ट बुक की। डार्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? डिटेक्ट एडल्ट्रेशन थ्रू रैपिड टेस्टिंग। तो ये एक ऐसी बुक होती है जिसमें बताया गया है FSSAI के द्वारा कि आप कैसे किसी भी टाइप के फूड प्रोडक्ट में आसानी से, बहुत ही तेजी से उसमें एडल्ट्रेशन को डिटेक्ट कर सकते हो। अलग अलग टाइप के मेथड्स दिए हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ए फॉर एडल्ट्रेशन हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर होता है ऑप्शन ए, एडल्ट्रेशन। यहाँ एडल्ट्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए इस बुक को फॉर्म किया गया है और FSSAI इसको रिलीज भी कर चुकी है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पूछ रहा है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स आर अवेलेबल अंडर फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन फॉस्टैक? फॉस्टैक का फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेता है, तो आपको इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। इसमें कितने टाइप के सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स रन होते हैं? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 16, ऑप्शन डी है 20। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 16। टोटल 16 तरह के आपके फूड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं फॉस्टैक में। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पूछ रहा है, दिस इज द सब्सटेंस इन फूड नोन टू इंटरफेयर विद द यूज ऑफ थायरॉक्सिन एंड कैन प्रोड्यूस गॉइटर, इट इज रेफर टू। ऐसा कौन सा सब्सटेंस होता है जो कि थायराइड हार्मोन्स जो प्रेजेंट होते हैं, खास करके जो थायरॉक्सिन प्रोड्यूस होता है हमारे थायराइड ग्लैंड से, उसमें गॉइटर के चांसेस को एनहांस करता है? ऑप्शन ए है आपके सामने टायरोसिन, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है पोटेशियम, ऑप्शन डी है गॉइट्रोजेंस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, गॉइट्रोजन। गॉइट्रोजन जो होते हैं वो जनरली देखने को मिलता है कि ग्रीन कलर की जो वेजिटेबल्स होती हैं, खास करके जो कॉलीफ्लावर या जो ब्रोकली होती है, उनमें देखने को मिलता है। ये एक टाइप का एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है और ये टॉक्सिसिटी भी कॉज करता है, खास करके हमारी बॉडी में जा करके थायरॉक्सिन हार्मोन के सिक्रेशन में ये इनहिबिशन करता है, जिसकी वजह से गॉइटर होने के चांसेस होते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गॉइट्रोजन। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछ रहा है, द ईट राइट टूल किट इज फॉर। ईट राइट टूल किट जो लॉन्च की गई वो किसके लिए थी? ऑप्शन ए है फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स, ऑप्शन बी है मिड लेवल हेल्थ वर्कर्स, ऑप्शन सी है ओनली गवर्नमेंट डॉक्टर्स और ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इसको रिलीज किया गया था, ईट राइट टूल किट को, ये रिलीज किया गया था फॉर फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स एज वेल एज मिड लेवल हेल्थ वर्कर्स। तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट राइट आंसर हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, यहाँ पूछ रहा है, दी FSSAI हैज इंट्रोड्यूस्ड विच लोगो फॉर फोर्टिफाइड स्टेपल फूड प्रोडक्ट्स। इनमें से कौन सा ऐसा लोगो है जो कि FSSAI ने इंट्रोड्यूस किया था फॉर द फोर्टिफाइड स्टेपल फूड प्रोडक्ट्स? ऑप्शन ए है आपके सामने +G, ऑप्शन बी है आपके सामने +F, ऑप्शन सी है +Z और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो आपको पता होगा कि फोर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट का लोगो कैसा होता है। कुछ ऐसा होता है, +F होता है, एक रिंग होती है अलॉन्ग विद एक स्क्वायर यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर +F आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट फर्मेंटेबल शुगर, इनमें से कौन सा ऐसा शुगर है जो कि सबसे ज्यादा फर्मेंटेबल है। ऑप्शन ए है आपके सामने सुक्रोज, ऑप्शन बी है ग्लूकोज, ऑप्शन सी है माल्टोज और ऑप्शन डी है फ्रक्टोज। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी ग्लूकोज। अगर बात करें सुक्रोज और माल्टोज की तो ये एक टाइप के डाइसैक्राइड हैं। डाइसैक्राइड्स को अगर फर्मेंटेशन हम कराएंगे तो सबसे पहले इसकी बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी और ये धीरे धीरे फर्मेंट होंगे। बात करें अगर फ्रक्टोज और ग्लूकोज में तो सबसे ज्यादा जो यहाँ पर फर्मेंटेबल शुगर होती है, कंपेयर अगर दोनों को करेंगे तो वो होती है ग्लूकोज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है विच पॉइजनिंग कॉजेज मिनामाटा डिजीज, इनमें से कौन सा ऐसा मेटेलिक एलिमेंट है जिसकी वजह से मिनामाटा डिजीज होती है। ऑप्शन ए है आपके सामने लेड, ऑप्शन बी है मिथाइल मर्करी, ऑप्शन सी है आयरन, ऑप्शन डी है सिल्वर। फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मिथाइल मर्करी, इट कॉजेज मिनामाटा डिजीज। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच विटामिन इज कॉल्ड फिलोक्विनोन, इनमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जिसका केमिकल नेम होता है फिलोक्विनोन। ऑप्शन ए है आपके सामने विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन के, ऑप्शन सी है विटामिन सी और ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि ऑप्शन ए जो है विटामिन ए, इसका केमिकल नेम क्या होता है, इसका होता है रेटिनॉल। बात करें अगर हम विटामिन सी की तो इसका केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। बात करें अगर हम विटामिन डी की तो इसका केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरॉल। और अगर बात करें हम विटामिन के की तो इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है फिलोक्विनोन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी विटामिन के। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फुल फॉर्म ऑफ NOEL, NOEL का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए है नेगेटिव ऑब्जर्वेबल इफेक्ट लेवल, ऑप्शन बी है नो ऑब्जर्वेबल इफेक्ट लेवल, ऑप्शन सी है नो ऑब्जर्वेबल एफिशिएंसी लेवल, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नो ऑब्जर्वेबल इफेक्ट लेवल। फ्रेंड्स यहाँ पर किसी भी टाइप का एडिटिव की अगर हम बात करें तो उसका जो इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पर, जो उसके हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, उसके लिए हमारी जो FSSAI है उसने कुछ स्टैंडर्ड्स तय किए हैं यहाँ पर। तो जितना मिनिमम अमाउंट होता है जिस पर किसी भी टाइप का इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है, वही होता है NOEL, नो ऑब्जर्वेबल इफेक्ट लेवल। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कटिंग बोर्ड्स मस्ट बी सैनिटाइज्ड विद। कटिंग बोर्ड्स जो होते हैं, जो दुकानदार होते हैं जो कि बोर्ड्स का यूज करते हैं जिस पर चॉपिंग करते हैं अलग अलग टाइप के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की, उनका सैनिटाइजेशन कैसे किया जाना चाहिए। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए है केमिकल सैनिटाइजर, ऑप्शन बी है क्लोरीन ब्लीच, ऑप्शन सी है डिटर्जेंट और ऑप्शन डी है सोप बार। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप देखोगे क्लोरीन ब्लीच का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो हो सकता है क्लोरीन ब्लीच के कुछ पार्टिकल्स उस चॉपिंग बोर्ड पर रह जाएं, जिसकी वजह से वो आपके फूड प्रोडक्ट में चला जाएगा। और क्लोरीन पता है कि बहुत ही हार्मफुल होती है हमारे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये तो नहीं होगा। बात करें अगर सोप बार और डिटर्जेंट की तो इसके साथ भी यही हो सकता है, इसके कोई भी पार्टिकल अगर उस चॉपिंग बोर्ड पर रह गए तो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों भी नहीं होगा। बात करें अगर केमिकल सैनिटाइजर की तो केमिकल सैनिटाइजर जैसे कि अल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइजर्स होते हैं, आपको पता होगा ये वोलाटाइल नेचर के होते हैं। अगर आप इनको इन्वायरमेंट में निकालते हो तो कुछ देर में ये उड़ जाते हैं। तो सिंपली अगर इससे सैनिटाइज किया जाएगा कटिंग बोर्ड को तो कुछ देर बाद वो वोलेटिलिटी शो करके उड़ जाएंगे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं कॉज होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा केमिकल सैनिटाइजर्स। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पूछ रहा है टोकोफेरॉल इज यूज्ड इन फूड एज। टोकोफेरॉल का फूड में क्यों यूज किया जाता है। ऑप्शन ए है एसिडिटी रेगुलेटर, ऑप्शन बी है स्टेबलाइजर, ऑप्शन सी है एंटीऑक्सीडेंट, ऑप्शन डी है इमल्सिफायर। फ्रेंड्स टोकोफेरॉल क्या होता है आपको पता होगा, ये होता है विटामिन ई, और विटामिन ई का सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है एज एन एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि हमारी बॉडी के जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं उनके साथ जाकर के ये कंबाइन कर जाता है और उन फ्री रेडिकल्स के जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं उनको हमारी बॉडी में कॉज नहीं होने देता है। तो इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड एज एंटीऑक्सीडेंट, और सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है ऑयल में। ऑयल बेस्ड जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो होता है टोकोफेरॉल। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स यहां पर पूछ रहा है द डेंजर जोन्स इन द फूड प्रिपरेशन रेफर टू टेम्परेचर बिटवीन। कितने टेम्परेचर पर
सबसे ज़्यादा डेंजर जोन होता है फूड के प्रिपरेशन में? ऑप्शन है आपके सामने 0 to 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी है 40 to 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी है 140 to 180 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी है अबव 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फ्रेंड्स, जब 40 to 140 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर हम किसी भी फूड प्रोडक्ट को देते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग और कुकिंग, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा डेंजर जोन होता है। किसी भी टाइप के जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी किलिंग के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी टेम्परेचर होता है वो 40 to 140 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। अगर इससे अबव हम देते हैं तो किसी भी टाइप के माइक्रोब्स नहीं होते हैं, लेकिन ये जो होता है सबसे डेंजर जोन होता है, और ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछ रहा है द सिंबल फॉर इरेडिएटेड फूड प्रोडक्ट इज कॉल्ड। जो इरेडिएटेड फूड प्रोडक्ट आते हैं हमारे मार्केट में, उनमें कौन सा ऐसा लोगो लगा हुआ होता है, कौन सा सिंबल होता है, और उसको क्या बोला जाता है? फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है एग मार्क, सेकेंड ऑप्शन है ऑर्गेनिक मार्क, सी ऑप्शन है रेड्यूरा, और लास्ट ऑप्शन है गामा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी रेड्यूरा। रेड्यूरा जो लोगो होता है वो यूज किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ इरेडिएटेड फूड प्रोडक्ट। किसी भी फूड प्रोडक्ट को अगर इरेडिएट किया गया है तो वहां पर रेड्यूरा का साइन होना कंपलसरी होता है, मैंडेटरी है ऐसे फूड प्रोडक्ट की पैकेजिंग पर। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछ रहा है विच ऑफ दीज इज लिविंग एजेंट। जो लिविंग एजेंट्स होते हैं उन इनमें से कौन सा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा? फ्रेंड्स, लिविंग एजेंट क्या होते हैं? लिविंग एजेंट ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन कराते हैं, और किसी भी फूड प्रोडक्ट में अगर उनको ऐड किया जाता है तो वहां पर ये उसका जो फ्लफी नेचर होता है वो कॉज करते हैं, मतलब वो जो फूड प्रोडक्ट हो जाता है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लफी हो जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन ए है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये अगर किसी भी टाइप के फूड प्रोडक्ट में ऐड किया जाता है तो एज अ लिवनिंग एजेंट वर्क करता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछ रहा है इंपॉर्टेंट ट्रेडमार्क ब्लू चीज इज कॉल्ड। जो ब्लू चीज मार्केट में आती है उसका जो सबसे मेन ट्रेडमार्क नेम है, जिस नाम से वो बिकती है, वो क्या है इनमें से? ऑप्शन ए है इंग्लिश स्टिल्टन, ऑप्शन बी है फ्रेंच रॉकीफोर्ड, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, अगर मार्केट में देखा जाए तो इंग्लिश स्टिल्टन और फ्रेंच रॉकीफोर्ड के नाम से सबसे ज़्यादा बिकती है ब्लू चीज़। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बोथ ए एंड बी। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पूछ रहा है एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डो इज कॉल्ड। डो की फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? ऑप्शन ए है हेडोनिक, ऑप्शन बी है फेरिनोग्राफ, ऑप्शन सी है ऑर्गेनोलेप्टिक, ऑप्शन डी है स्कोर कार्ड। फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फेरिनोग्राफ। ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसका यूज किया जाता है डो की फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पूछ रहा है दिस मीन्स द काइंड्स एंड अमाउंट्स ऑफ फूड लिक्विड एंड बेवरेजेस कंज्यूम्ड बाय द पर्सन पर डे इज कॉल्ड। अगर किसी भी टाइप का फूड लिक्विड या बेवरेज है और उसको हर रोज कंज्यूम किया जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है मॉडिफाइड डाइट, ऑप्शन बी है बैलेंस डाइट, ऑप्शन सी है डाइट, ऑप्शन डी है लिक्विड डाइट। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी डाइट। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, यहाँ पूछ रहा है दी एनर्जी स्टोर्ड इन द सब्सटेंस इज कॉल्ड। जो सब्सटेंस के अंदर स्टोर्ड एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन बी है हीट एनर्जी, ऑप्शन सी है पोटेंशियल एनर्जी, और ऑप्शन डी है इंटरनल एनर्जी। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पोटेंशियल एनर्जी। जो स्टोर्ड एनर्जी होती है हमारी बॉडी में वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होती है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पूछ रहा है दीज मेक अप 4% ऑफ द बॉडी वेट, दे आर कॉल्ड। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि हमारी बॉडी का टोटल 4% जो वेट होता है उसमें कंट्रीब्यूट करता है? ऑप्शन ए है विटामिन्स, ऑप्शन बी है फैट्स, ऑप्शन सी है न्यूट्रिएंट्स, ऑप्शन डी है मिनरल्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। मिनरल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी का टोटल 4% ऑफ वेट को कंट्रीब्यूट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है दिस इज हाईली एल्कलाइन एंड हेल्प्स इन न्यूट्रलाइजिंग द एसिडिक काइम सो दैट अदर इंटेस्टाइनल एंजाइम्स कैन एक्ट, इट इज कॉल्ड। ये जो होता है हाईली एल्कलाइन होता है और इसकी वजह से जो एसिडिक काइम होता है वो इंटेस्टाइन में जाने के बाद उसको इतने
अमाउंट में चेंज कर देता है, मतलब उसकी जो एसिडिटी होती है उसको बेसिक नेचर बेसिकली प्रोवाइड कर देता है, जिसकी वजह से जो एंजाइम्स हैं वो प्रॉपर वर्क करें। ऑप्शन ए है आपके सामने पेप्सिन, ऑप्शन बी है बाइल, ऑप्शन सी है अमाइलेज और ऑप्शन डी है बैक्टीरिया। फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी बाइल। बाइल का प्रोडक्शन हमारा लीवर करता है, जो कि स्टोर होता है जाकर के गॉल ब्लैडर में, वहां से ये रिलीज होता है इंटेस्टाइन में। और जो काइम होता है वो ऐसा फूड होता है जो कि हमारे स्टमक में होता है। स्टमक में जो काइम होता है उसकी एसिडिटी बहुत ही ज्यादा होती है, पीएच बहुत ही कम होता है। जब वो इंटेस्टाइन में आता है तो उस पर बाइल एक्ट करता है, जिसकी वजह से उसका बेसिक नेचर प्रॉपर वहां पे मेंटेन हो जाता है। अब उस पर जितने भी पैनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं वो आसानी से वर्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बाइल। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है नेम दी एल्कलॉइड टॉक्सिकेंट इन पोटैटो। पोटैटो में कौन सा ऐसा एल्कलॉइड टॉक्सिकेंट है जो कि प्रेजेंट होता है। ऑप्शन ए है आपके सामने पेपरिन, ऑप्शन बी है कोकेन, ऑप्शन सी है कैप्सेसिन, ऑप्शन डी है सोलेनिन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी सोलेनिन। सोलेनिन जो होता है वो एक टाइप का टॉक्सिकेंट होता है जो कि पोटैटो में प्रेजेंट होता है, और पोटैटो का जो जीनस होता है वो होता है सोलेनम। तो सोलेनम से ही यहाँ पर सोलेनिन जो वर्ड है वो बना है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर पूछ रहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडिएशन एनर्जी। जो रेडिएशन एनर्जी हम प्रोवाइड कराते हैं किसी भी टाइप के इरेडिएटेड फूड प्रोडक्ट में, उसकी यूनिट क्या यहां पर मानते हैं। ऑप्शन ए है रोएंटजन, ऑप्शन बी है ग्रे, ऑप्शन सी है सीवर्ट, ऑप्शन डी है रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज यानी रेड। तो फ्रेंड्स यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रे। ग्रे या केजीवाई यानी किलो ग्रे के फॉर्म में हम यहाँ पर रेडिएशन एनर्जी को प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पर यूनिट हम ग्रे को मानते हैं। इससे पहले जो मानी जाती थी वो रेड मानी जाती थी या रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज माना जाता था, लेकिन अभी लेटेस्ट अगर हम डेटा देखें आज के टाइम में तो हम यहाँ पर ग्रे को एज अ जो यूनिट होती है रेडिएशन एनर्जी की वो यहाँ पर मानते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर पूछ रहा है चेंज दैट अ लिपिड अंडरगोज लीडिंग टू अनडिजायरेबल फ्लेवर एंड ओडर इज कॉल्ड एज। किसी भी लिपिड का जब अनडिजायरेबल फ्लेवर होता है और उससे अनडिजायरेबल ऑर्डर्स आते हैं तो ऐसा कौन सा चेंज होता है, कौन सी ऐसी रिएक्शन होती है जिसकी वजह से ऐसा होता है। ऑप्शन ए है जिलेटिनाइजेशन, ऑप्शन बी है टर्बिडिटी, ऑप्शन सी है जिलेटिन, ऑप्शन डी है रेंसिडिटी। फ्रेंड्स यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। जब भी किसी भी फैट कंटेनिंग फूड प्रोडक्ट में रेंसिडिटी होती है तो उसका जो फ्लेवर होता है और जो ऑर्डर होता है वो बहुत ही अनडिजायरेबल हो जाता है, जिसकी वजह से कंज्यूमर उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पूछ रहा है कार्मोसिन इज अ फूड एडिटिव यूज्ड एज। कार्मोसिन जो फूड एडिटिव है उसको किस लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन ए है लिक्विफाइंग एजेंट, ऑप्शन बी है मॉइस्चराइजिंग एजेंट, ऑप्शन सी है फ्लेवरिंग एजेंट, ऑप्शन डी है कलरिंग एजेंट। तो फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कलरिंग एजेंट। जो कार्मोसिन होती है उसको एज अ सिंथेटिक कलरेंट के रूप में यूज करते हैं हम यहाँ पर। और कौन सा कलर ये प्रोवाइड कराता है, ये रेड कलर प्रोवाइड कराता है किसी भी टाइप के फूड प्रोडक्ट में। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी कलरिंग एजेंट। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पूछ रहा है आरडीए स्टैंड्स फॉर। आरडीए का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए है रिक्वायर्ड डेली अलाउंसेस, ऑप्शन बी है रिक्वायर्ड डेली अलाउंसेस, ऑप्शन सी है रीजनल डाइटरी एडवाइजर, ऑप्शन डी है रीजनल डाइटरी एडमिनिस्ट्रेटर। फ्रेंड्स यहां पर आरडीए की बात कर रहा है, तो अगर आप आरडीए पढ़ोगे तो आरडीए का फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। तो फ्रेंड्स यहां पर आप देख रहे होगे कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है और जो भी ऑप्शंस दे रखे हैं वो इनकरेक्ट हैं। तो ऐसा जो क्वेश्चन होता है आपके एग्जाम में ये आपको बोनस मार्क देके जाता है। तो फ्रेंड्स यहां पर कोई भी ऑप्शंस करेक्ट नहीं माने जाएंगे और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, जो कि इनमें से किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कोई भी नहीं होगा और ये बेसिकली आपके लिए एक बोनस मार्क देके जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स यहां पर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन स्टेलिंग ऑफ ब्रेड। जो ब्रेड होता है उसकी जो स्टेलिंग होती है इस किसकी वजह से यहां पर होती है। ऑप्शन ए है हाइड्रोलिसिस, ऑप्शन बी है रेट्रोग्रेडेशन, ऑप्शन सी है जिलेटिनाइजेशन और ऑप्शन डी है
मॉइस्चराइजेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रिट्रोग्रेडेशन। जब भी रिट्रोग्रेडेशन होता है तो यहाँ पर जो अनडिसोसिएटेड जो स्टार्च होते हैं वो फिर से रीएसोसिएशन करते हैं स्टार्च के मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से जो ब्रेड का टेक्सचर होता है वो इम्प्रॉपर हो जाता है, बहुत ही ड्राई टेक्सचर हो जाता है। इसकी वजह से स्टैलिंग कॉज होती है ब्रेड में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिट्रोग्रेडेशन। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी कंट्रीज हैव द मेंबरशिप इन FAO, WHO एंड कॉडेक्स? FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और कॉडेक्स में कितनी कंट्रीज मेंबरशिप हैं? ऑप्शंस आपके सामने, ऑप्शन ए है 189, ऑप्शन बी है 289, ऑप्शन सी है 400 और ऑप्शन डी है 389। फ्रेंड्स अगर आप जनरल इन्फॉर्मेशन भी रखते हो तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। क्यों? देखो ऑप्शन ए है आपका 189 और बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं वर्ल्ड में इतनी कंट्रीज ही नहीं एग्जिस्ट करती हैं। वर्ल्ड में जो टोटल आपकी कंट्रीज हैं वो टोटल 195 कंट्रीज हैं इस समय, और यहाँ पर ऑप्शंस में 289, 400 और 389 दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है 195 से कम ही कंट्रीज होंगी, या तो 195 कंट्रीज होंगी जो कि FAO, WHO और कोडेक्स की मेंबरशिप लेंगी। फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 189 कंट्रीज। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पूछ रहा है विच बैक्टीरिया कॉज बॉट्यूलिज्म? इनमें से कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो कि बॉट्यूलिज्म कॉज करता है? ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए है सैल्मोनेला टाइफी, ऑप्शन बी है इकोलाई, ऑप्शन सी है एस ऑरियस और ऑप्शन डी है सी बेरेटी, ठीक है, या क्लॉस्ट्रीडियम बेरेटी। फ्रेंड्स आपको पता होगा कि जो बॉट्यूलिज्म होता है वो बेसिकली होता है कौन से बैक्टीरिया की वजह से? ये होता है क्लॉस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम की वजह से होता है, ठीक है। क्लॉस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम की वजह से क्या कॉज होता है? बॉट्यूलिज्म कॉज होता है। तो यहां पर क्लॉस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम किसी भी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन क्लॉस्ट्रीडियम की एक और स्पीशीज दी हुई है क्लॉस्ट्रीडियम बेरेटी, ये भी कभी कभार बॉट्यूलिज्म को कॉज करता है। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी क्लॉस्ट्रीडियम बेरेटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पूछ रहा है इन अ फूड सर्विस एस्टेब्लिशमेंट आइडियली 1 टैप फॉर हैंड वॉशिंग। यहां पर पूछ रहा है इन अ फूड प्रीमाइसेस आइडियली 1 टैप फॉर हैंड वॉशिंग इज रिकमेंडेड फॉर हाउ मेनी फूड हैंडलर्स? यहाँ पर बेसिकली बताना चाहता है कि अगर किसी भी प्रीमाइसेस की बात करें जहाँ पर फूड की प्रोसेसिंग होती है तो वहाँ पर जो एक टैप होता है, अलग अलग तरह के टैप प्रेजेंट होते हैं फॉर द पर्पज ऑफ हैंड वॉशिंग। तो एक टैप पे मैक्सिमम कितने फूड हैंडलर्स अलाउ कर सकते हो आप हैंड वॉशिंग के लिए? ऑप्शंस आपके सामने, ऑप्शन ए है 15 to 20, ऑप्शन बी है 15 to 22, ऑप्शन सी है 15 to 24 और ऑप्शन डी है 15 to 25। फ्रेंड्स इसको किसी भी टाइप के रेगुलेशन में हम लोगों ने देखा तो वहां पर ऐसा कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ है FSSAI पे। तो अगर ये क्वेश्चन का आंसर आपको कहीं भी मिलता है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप डाउन कर सकते हो ऐसे आंसर्स को। अभी हम लोगों ने जहां पर देखा था वहां ऐसा कुछ भी नंबरिंग नहीं मिला कि कितने नंबर्स होने चाहिए किसी भी एक टैप वाटर को यूज करने के लिए, टोटल नंबर ऑफ फूड हैंडलर्स। तो यहाँ पर ऐसा किसी भी टाइप का डेटा मौजूद नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर इसको अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन करके आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को भी इसका आंसर पता होगा तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछ रहा है इन विच ईयर कोडेक्स वॉज सेटअप? कोडेक्स एलिमेंटेरियस जो है कोडेक्स, उसका सेटअप कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1970, ऑप्शन बी है 1830, ऑप्शन सी है 1953 और ऑप्शन डी है 1963। फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 1963। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पूछ रहा है विच अथॉरिटी इनिशिएटेड मोबाइल यूनिट्स फॉर फूड टेस्टिंग टू रीच आउट टू कंज्यूमर्स? इनमें से कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जो कि मोबाइल टेस्टिंग लैब्स का सेटअप की थी ताकि कंज्यूमर्स तक आसानी से पहुंच जाए? मोबाइल टेस्टिंग लैब्स होती क्या है? मोबाइल यूनिट्स वो वैन्स होती हैं जिनमें टेस्टिंग की सारी किट्स अवेलेबल होती हैं और टेस्टिंग करने के लिए एक मेंबर भी अवेलेबल होता है जो कि कंज्यूमर्स के पास आसानी से पहुंचता है और वहां पर जो फूड्स होते हैं उनकी टेस्टिंग करता है। तो ये जो मोबाइल टेस्टिंग यूनिट्स हैं इसका लॉन्च इसमें से कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जिसने किया? ऑप्शन ए है BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ऑप्शन बी है FSSAI यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी है DRDO, ऑप्शन सी है DRDO,
और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एफएसएसएआई के द्वारा मोबाइल फूड यूनिट्स का यहाँ पर यूज़ किया गया ताकि कंज्यूमर्स के पास आसानी से फूड की टेस्टिंग के लिए ये जो हमारे पास मशीनरी है और जो मेंबर्स हैं वो प्रोवाइड किए जा सकें और आसानी से किसी भी टाइप का अडल्ट्रेशन यहाँ पर चेक किया जा सके। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर पूछ रहा है पोर्टेबल वाटर शुड बी टेस्टेड अकॉर्डिंग टू विच स्टैंडर्ड। आईएसओ यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन का कौन सा ऐसा स्टैंडर्ड है जो कि यूज किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ टेस्टिंग पोर्टेबल वाटर। ध्यान देना यहाँ पर पोर्टेबल वाटर की बात हो रही है। पोर्टेबल वाटर यानी ऐसा पानी जो कि आप कंज्यूम कर सकते हो, ड्रिंक कर सकते हो, वो सेफ है आपके हेल्थ पर्पज से। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके आईएसओ 10500, आईएसओ 15000, आईएसओ 17650 और आईएसओ 22500। फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी आईएसओ 10500। ये है बात पोर्टेबल वाटर की। अच्छा अगर यही होता आपका पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का तो ये कितना हो जाता, ये हो जाता आईएसओ 14543। तो ये आपको ध्यान में देना है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। जो पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर होता है उसका आईएसओ जो है आईएसओ नंबर वो हो जाएगा 14543 और जो पोर्टेबल वाटर होता है यानी जनरल वाटर जिसका आप सेफली कंजम्पशन कर सकते हो ड्रिंकिंग पर्पज से वो हो जाता है आईएसओ 10500। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पूछ रहा है हाउ मेनी कंज्यूमर राइट्स आर प्रोवाइडेड अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। 1986 का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें कितने कंज्यूमर राइट्स प्रोवाइड कराए गए हैं। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 9। फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी टोटल 6 कंज्यूमर राइट्स प्रोवाइड कराए गए हैं अंडर दी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पूछ रहा है ओवर पॉलिशिंग ऑफ राइस इज डेफिशिएंट इन। अगर हम राइस की ओवर पॉलिशिंग कर देते हैं, जब हम राइस का मिलिंग करते हैं तो पैडी से जब भी हम राइस का यहाँ पर प्रोसेसिंग करते हैं तो हम पॉलिशिंग का भी यूज करते हैं। तो अगर ओवर पॉलिशिंग कर दी गई है किसी भी टाइप के राइस की तो वहां पर किस चीज की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए है विटामिन सी, ऑप्शन बी है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन सी है विटामिन ए, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। जो ब्रैन पोर्शन होता है किसी भी टाइप के राइस का उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अच्छी खासी मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। और जब हम पॉलिशिंग करते हैं और खास करके जब ओवर पॉलिशिंग कर देते हैं, क्यों करते हैं हम पॉलिशिंग और ओवर पॉलिशिंग, इसमें अगर हम पॉलिशिंग करते हैं तो जो राइस के ग्रेन्स होते हैं उसका एक प्रॉपर शाइनी अपीयरेंस देखने को मिलता है। तो उस शाइनी अपीयरेंस के लिए हम लोग उसकी पॉलिशिंग करते हैं जिसकी वजह से कंज्यूमर एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाए। लेकिन उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू यहाँ पर घट जाती है क्योंकि जो ब्रैन के पोर्शन में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है वो पॉलिशिंग के द्वारा बाहर निकल जाता है। अब वो जो राइस आपका है पॉलिश्ड राइस जो कि बहुत ही ग्लेज अपीयरेंस दे रहा है वो न्यूट्रिशनली अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है प्रोबायोटिक्स आर। प्रोबायोटिक्स किन्हें बोला जाता है। ऑप्शन है आपके सामने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विद हेल्थ बेनिफिट्स, ऑप्शन बी है सेफ एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन सी है डिजीज इंड्यूसिंग माइक्रोब्स और ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें प्रोबायोटिक्स तो क्या होते हैं, ये होते हैं लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि अच्छे होते हैं हमारी गट हेल्थ के लिए। ठीक है, तो ऐसे माइक्रोब्स जो कि अच्छे होते हैं हमारी गट हेल्थ के लिए उनको क्या बोला जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विद हेल्थ बेनिफिट्स। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ये किसी भी टाइप के एंटीबायोटिक्स नहीं होते हैं और ये डिजीज इंड्यूसिंग माइक्रोब्स भी नहीं होते हैं। ये ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो कि हमारी गट हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और सबसे ज्यादा जो इसका जो एग्जाम्पल देखने को मिलता है वो है हमारा लैक्टोबैसिलाई जो कि प्रेजेंट होता है कर्ड में। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स यहां पूछ रहा है इन दिस प्रोसेस कॉम्प्लेक्स बॉडी सब्सटेंसेस आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सिंपलर वंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज बिल्डिंग ऑफ बॉडी टिश्यूज इट इज रेफर्ड टू। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पर कॉम्प्लेक्स बॉडी सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है और किसकी वजह से फॉर्मेशन होता है, फ्रॉम द
सिंपलर सब्सटेंसेस, मतलब छोटी छोटी यूनिट्स यहाँ पर कंबाइन होकर के एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं। तो इनमें से कौन सी ऐसी प्रोसेस है? ऑप्शन ए है आपके सामने कैटाबॉलिज्म, ऑप्शन बी है मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है एनाबॉलिज्म। फ्रेंड्स, जहां भी बात आ जाए सिंथेसिस की, जहां भी सिंथेसिस की बात आ जाए वहां पर राइट आंसर होता है ऑप्शन डी यानी एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है सिंथेसिस और कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेकडाउन। इसका मतलब होता है ब्रेकडाउन। तो अगर बात होती यहां पर कि किसी भी टाइप का कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है और उसका ब्रेकडाउन हो रहा है सिंपलर सब्सटेंसेस में, तो उसका ऑप्शन हो जाता आपका राइट आंसर कैटाबॉलिज्म। लेकिन यहां बात हो रही है कि सिंपल सब्सटेंसेस हैं जो कि कंबाइन हो रहे हैं और एक नया सब्सटेंस सिंथेसाइज करा रहे हैं, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा एनाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ये दोनों होते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों कंबाइन होकर के जो हमारी डेफिनेशन बनाते हैं वो होती है मेटाबॉलिज्म। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, यहां पूछ रहा है 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू, 1 किलो कैलोरी में कितने जूल होते हैं? ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए है 4.186 जूल, ऑप्शन बी है 4.291 जूल किलो जूल, ऑप्शन सी है 4.184 किलो जूल और ऑप्शन डी है 4.199 किलो जूल। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और जितने भी ऑप्शंस हैं बहुत ही नियर बाई यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 4.184 किलो जूल। ये आपको याद रखना है, ये जो यूनिट्स हैं ये हमेशा सेम रहती हैं, कांस्टेंट यूनिट्स होती हैं, तो आपको ये रट लेनी है बेसिकली, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर ये जूल के फॉर्म में होता तो ये 4184 जूल हो जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ किलो जूल के फॉर्म में पूछा गया है तो 4.184 किलो जूल होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लूकोज एंड फैट्स आर स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, ग्लूकोज और फैट स्टोर होते हैं हमारी बॉडी में एज पोटेंशियल एनर्जी, किस फॉर्म में स्टोर होते हैं? ऑप्शन ए है आपके सामने अमीनो एसिड, ऑप्शन बी है एडिपोज टिश्यू, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन और ऑप्शन डी है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। फ्रेंड्स, यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। फैट जो होता है वो डायरेक्टली जाकर के एडिपोज टिश्यू में यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाता है, और वो जो एडिपोज टिश्यू है वो अपने फैट को तब ऑक्सीडाइज करती है जब हमारे अंदर स्टारवेशन की कंडीशन आती है। अगर हम बात करें यहाँ पर ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज का जो एक्सेस अमाउंट होता है वो भी फैट में कन्वर्ट होता है और वो भी जाकर के स्टोर होती है हमारी एडिपोज टिश्यू में, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछ रहा है दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट अंडर एनारोबिक कंडीशन इट इज। जब भी ईस्ट के थ्रू हम फर्मेंटेशन कराते हैं किसी भी टाइप के कार्बोहाइड्रेट का एनारोबिक कंडीशन में, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती है, तो कौन सा ऐसा केमिकल होता है जिसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है? तो यहाँ पर बेसिकली राइट आंसर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है जब भी एनारोबिक फर्मेंटेशन होती है ईस्ट की प्रेजेंस में किसी भी टाइप के कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछ रहा है व्हाट इज अ फूड रिकॉल। फूड रिकॉल का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए है एक्शन टेकन टू रिमूव अ मार्केटेड फूड, ऑप्शन बी है एक्शन टेकन टू सेल द फूड ऑन अ प्रायोरिटी, ऑप्शन सी है एक्शन टेकन टू फाइनल डिस्पोज ऑफ फूड बाय कंपनी, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, फूड रिकॉल का मतलब क्या होता है कि कोई भी फूड अगर मैन्युफैक्चर होने के बाद मार्केट में पहुंच गया है और उस फूड प्रोडक्ट में किसी भी चीज की टॉक्सिसिटी पाई जाती है, या जो उसका स्टैंडर्ड है, लिमिट है, उससे ज्यादा अमाउंट में पाया गया, या उसमें किसी भी टाइप की स्पॉइलेज पाई गई, या उसका जो फ्लेवर है वो प्रॉपर नहीं है, तो उसको रिकॉल किया जाता है। ये जो रिकॉल का प्रोसेस है ये हमारी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा एक्शन टेकन टू रिमूव अ मार्केटेड फूड। मतलब किसी भी टाइप की फूड की अगर मार्केटिंग हो रही है, मार्केट में वो अवेलेबल है, तो उसको मार्केट से हटाना। अभी जो रिकॉल का प्रोसेस है, रिसेंटली आपने मैगी के केस में देखा था कि मैगी जितनी भी अवेलेबल थी मार्केट में उसको रिकॉल किया गया, कंपनी को वापस आई वो सारी मैगी और फिर उसका डिस्पोजल किया गया यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर पूछ रहा है अथॉरिटी सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू इंश्योर साउंड डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड ऑफ इंडिया इज। बात हो रही है यहाँ पे एक्सपोर्ट ट्रेड, ध्यान देना आप। तो एक्सपोर्ट ट्रेड को इंश्योर करने के लिए कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है? ऑप्शन ए है आपके सामने BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स,
ऑप्शन बी है आपके सामने EIC यानी एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल, ऑप्शन सी है FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी है ISO यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल। ये जो अथॉरिटी होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी टाइप के फूड प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट ट्रेड के लिए। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स यहां पर पूछा जा रहा है केमिकल नेम ऑफ अजीनोमोटो इज। अजीनोमोटो का केमिकल नेम क्या होता है? अजीनोमोटो क्या होता है? ये एक टाइप का फूड फ्लेवर इन्हेंसर होता है जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ जो वेंडर्स होते हैं, खास करके जो चाइनीज फूड प्रोडक्ट्स की यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनके द्वारा यूज किया जाता है। इसका एक प्रॉपर स्टैंडर्ड होता है जो FSSAI ने रखा है, लेकिन किसी भी टाइप के फूड वेंडर को इसकी कोई जानकारी नहीं होती है और वो अपने मनमानी तरीके से इसका यूज करते हैं। इसका यूज किया क्यों जाता है? ये फ्लेवर को एनहांस करता है किसी भी सॉल्ट कंटेनिंग फूड प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट। इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है MSG मोनोसोडियम ग्लूटामेट। और अभी रिसेंटली मैगी के केस में इसका जो लिमिट होता है उससे बहुत ही ज़्यादा लिमिट प्रेजेंट थी मैगी में, जिसकी वजह से उसको रिकॉल कर लिया गया था। ये जो होता है ये एक टाइप का उमामी फ्लेवर होता है। उमामी टेस्ट जो कि फिफ्थ टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, उसको एनहांस कराता है, जो कि टिंगलिंग इफेक्ट कॉज करती है और किसी भी फूड प्रोडक्ट के टेस्ट को एनहांस कर देती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स यहां पर पूछा जा रहा है बॉर्डिन्स टेस्ट इज यूज्ड टू चेक एडल्ट्रेशन ऑफ द। बॉर्डिन्स टेस्ट का यूज कहां पर किया जाता है? किस चीज के एडल्ट्रेशन को चेक करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है हनी, ऑप्शन बी है घी, ऑप्शन सी है एग और ऑप्शन डी है मीट। फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घी। घी में अगर किसी भी टाइप के वेजिटेबल ऑयल या हाइड्रोजनेटेड ऑयल का यूज किया जाता है तो उसकी टेस्टिंग के लिए यहाँ पर बॉर्डिन्स टेस्ट का यूज किया जाता है। तो ये एक टाइप का टेस्ट हो गया जो कि एडल्ट्रेशन ऑफ घी को चेक करता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स यहां पूछ रहा है न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन ऑन द लेबल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। इनमें से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिस पर किसी भी टाइप की न्यूट्रिशनल लेबलिंग की जरूरत नहीं है, इसको एग्जेम्प्ट किया गया है बाय द FSSAI। यहां पर आपको ऑप्शन पे मिलेगा, ऑप्शन ए है पिकल्स, ऑप्शन बी है सॉफ्ट ड्रिंक्स, ऑप्शन सी है ब्रेड्स और ऑप्शन डी है बिस्किट्स। फ्रेंड्स यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए पिकल्स। पिकल्स को एग्जेम्प्ट किया गया है, इसकी मार्केटिंग आप बिना किसी भी टाइप के न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन के भी कर सकते हो। बाकी यहाँ पर सॉफ्ट ड्रिंक, बिस्किट और ब्रेड की अगर हम बात करें तो इस पर न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन का होना मैंडेटरी है, लेकिन इसको यहाँ पर एग्जेम्प्ट किया गया है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स यहां पूछ रहा है दही, कर्ड एंड योगर्ट इज अ। ये किस टाइप के फूड प्रोडक्ट होते हैं? ऑप्शन ए है स्टेरलाइज्ड फर्मेंटेड प्रोडक्ट, ऑप्शन बी है स्टेरलाइज्ड कोगुलेटेड प्रोडक्ट, ऑप्शन सी है फर्मेंटेड प्रोडक्ट और ऑप्शन डी है चीजी प्रोडक्ट। फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी फर्मेंटेड प्रोडक्ट। यहां दही, कर्ड और योगर्ट जो होते हैं वो फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट होते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स यहां पूछ रहा है दी ओनली डिफरेंस बिटवीन फ्रोजन डेजर्ट एंड आइसक्रीम इज दैट। यहाँ फ्रोजन डेजर्ट जो आता है आपके मार्केट में अवेलेबल होता है और आइसक्रीम, इनमें क्या मेन डिफरेंस होता है? ऑप्शन से आपके सामने, ऑप्शन ए है यूज ऑफ वेजिटेबल ऑयल, ऑप्शन बी है यूज ऑफ मिल्क फैट, ऑप्शन सी है यूज ऑफ स्किम्ड मिल्क और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूज ऑफ वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल का यूज किया जाता है किसी भी टाइप के फ्रोजन डेजर्ट में, लेकिन जो आइसक्रीम होती है उसमें वेजिटेबल ऑयल का बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाता है। उसमें मिल्क या मिल्क से रिलेटेड कोई भी टाइप के डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसका यूज किया जाता है। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर पूछ रहा है व्हाट इज NABL। NABL क्या है? ऑप्शन ए है आपके सामने अथॉरिटी टू ग्रांट लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन एज पर ISO 17025, ऑप्शन बी है अथॉरिटी टू ग्रांट BIS सिंबल, ऑप्शन सी है अथॉरिटी टू ग्रांट फूड लाइसेंस, ऑप्शन डी है अथॉरिटी टू ग्रांट MMPO। तो फ्रेंड्स यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए। NABL क्या होता है? NABL होता है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। तो ये जो टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज का नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड है, ये क्या करता है?
ये लेबोरेटरी को एक्रेडिटेशन प्रोवाइड कराता है एज पर ISO 17025। इंपॉर्टेंट है ये ISO, आप याद रखना क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिया जाता है और ऑलरेडी ये पूछा हुआ क्वेश्चन है मेघालय FSO में, आप देख ही रहे हो। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछ रहा है ब्यूटायरो रिफ्रैक्टोमीटर रीडिंग इंडिकेट्स। ब्यूटायरो रिफ्रैक्टोमीटर की रीडिंग क्या इंडिकेट करती है? ऑप्शंस हैं फैट एडल्ट्रेशन, मेलामाइन एडल्ट्रेशन, एफ्लाटॉक्सिन एडल्ट्रेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात हो रही है ब्यूटायरो रिफ्रैक्टोमीटर की, तो इसकी जो रीडिंग होती है ये इंडिकेट करती है फैट के एडल्ट्रेशन को। आपको पता होगा कि ब्यूटायरोमीटर का यूज हम करते हैं मिल्क के केस में, जहां पर मिल्क का फैट हमको रिकॉग्नाइज करना होता है कि कितना % इसमें फैट प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर फैट का एडल्ट्रेशन किसी भी फूड प्रोडक्ट में अगर हुआ है उसके लिए हम ब्यूटायरो रिफ्रैक्टोमीटर का यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पूछ रहा है फुल क्रीम मिल्क कंटेन्स, फुल क्रीम मिल्क में कितना % फैट होता है, इसको हमें पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 3% फैट, ऑप्शन बी है 6% फैट, ऑप्शन सी है 4.5%, ऑप्शन डी है 1.5%। फ्रेंड्स यहाँ पर बात हो रही है फुल क्रीम मिल्क की, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 6% फैट की। अगर हम बात करें 3% फैट किस में होता है तो आपको पता होगा टोन्ड मिल्क में फैट % होता है 3%, डबल टोन मिल्क में होता है 1.5% और 4.5 हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था एक प्रीवियस क्वेश्चन में, जिसमें कि स्टैंडर्डाइज मिल्क जो होता है उसमें 4.5% फैट यहाँ पर देखने को मिलता है। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं तो आपको एज सच आपको याद कर लेनी है क्योंकि क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पूछ रहा है LSMS इज यूज टू एनालाइज। पहली चीज ये LSMS नहीं होगा, ये LCMS होगा। तो यहाँ पर कुछ टाइपिंग एरर हो गया था क्वेश्चन पेपर में, मे बी। LCMS इज यूज टू एनालाइज। LCMS होता क्या है? लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये एक मेथड होता है, किस चीज की एनालिसिस के लिए इसका यूज किया जाता है। ऑप्शन ए है एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन बी है पेस्टिसाइड्स, ऑप्शन सी है एंटीबॉडीज, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका यूज किया जाता है एंटीबायोटिक्स एज वेल एज पेस्टिसाइड दोनों के एनालिसिस के लिए कि किसी भी टाइप के फूड प्रोडक्ट में कितने अमाउंट में ये प्रेजेंट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पूछ रहा है व्हाट शुड बी डिक्लेयर्ड ऑन एवरी पैकेज्ड फूड। जितने भी पैकेज्ड फूड होते हैं उनमें कौन सी ऐसी डिक्लेरेशन होती है जो कि प्रेजेंट होनी चाहिए, ये मैंडेटरी होती है। ऑप्शन ए है ग्रॉस क्वांटिटी, ऑप्शन बी है नेट क्वांटिटी, ऑप्शन सी है अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी और ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा जनरली भी अगर आप किसी भी टाइप के पैकेज फूड प्रोडक्ट का कंजम्पशन करते हो और अगर आप उसमें पढ़ते हो कि क्या लिखा है तो वहां पर लिखा होता है नेट क्वांटिटी और उसके सामने कितना उसका अमाउंट है, 200 ग्राम, 200 ml, ये सब लिखा रहता है। फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पूछ रहा है एज पर FSSAI लिमिट फॉर इंडिविजुअल पेस्टिसाइड रेसिड्यूज इन पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर इज। पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर में FSSAI के अकॉर्डिंग पेस्टिसाइड रेसिड्यू, वो भी इंडिविजुअल पेस्टिसाइड, जितने भी टोटल अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड उनकी बात नहीं हो रही है, किसी एक इंडिविजुअल पेस्टिसाइड रेसिड्यू को अगर प्रेजेंस देखने को मिलता है तो उसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए। फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है 1 ppm, ऑप्शन बी है 0.1 ppm, ऑप्शन सी है 1.1 ppm और ऑप्शन डी है 0.1 ppb। फ्रेंड्स यहाँ पर पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की बात की गई है, तो जो पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर है उनको बहुत अलग अलग प्रोसेसिंग मेथड से गुजारा जाता है, जिनमें UV ट्रीटमेंट दिया जाता है, ओजोनेशन किया जाता है। तो इसकी वजह से उनमें जो पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स पर बिलियन में जो भी पेस्टिसाइड्स होते हैं वो बहुत ही नील अमाउंट में होने चाहिए। फ्रेंड्स यहाँ पर जो इसकी स्टैंडर्ड लिमिट तय की गई है वो है लेस देन 0.1 पार्ट पर बिलियन, यानी 0.1 पार्ट पर बिलियन या उससे भी कम यहाँ पर किसी भी इंडिविजुअल पेस्टिसाइड की वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाई फाइबर कंटेंट। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में फाइबर आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन ए है ओट, ऑप्शन बी है बाजरा, ऑप्शन सी है व्हीट और ऑप्शन डी है बार्ले। तो फ्रेंड्स ओट के केस में, जो ओट्स होता है उसके केस में आपको देखने को मिलता है कि बहुत ज्यादा फाइबर कंटेंट प्रेजेंट होता है और ओट्स को यूज किया जाता है ऐसे पेशेंट्स में जिनमें ओबेसिटी देखने को मिलती है यहाँ पर, या जो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं उनमें भी इसको दिया जाता है, क्योंकि ओट से हमें हाई फाइबर कंटेंट मिलता है जिसकी वजह से जो उसका कंजम्पशन होने के बाद हमको ग्लूकोज का अमाउंट मिलता है वो कम अमाउंट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ओट्स।
फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पूछ रहा है व्हाट आर सिक्वेस्ट्रेंट्स। सिक्वेस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? ऑप्शन ए है फूड ऑक्सीडाइजर्स, ऑप्शन बी है फूड एडिटिव्स, ऑप्शन सी है फूड कूलर्स और ऑप्शन डी है फूड प्रिजर्वेटिव्स। फ्रेंड्स यहां पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी फूड एडिटिव। सिक्वेस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? ये एक टाइप के ऐसे फूड एडिटिव होते हैं जिनका किसी भी फूड प्रोडक्ट में अगर आप ऐड करते हो तो मेटल्स के साथ चिलेटिंग का काम करते हैं और मेटल के साथ ये कंबाइन हो जाते हैं। अब वो जो मेटल होता है जो हमारे बॉडी में फैट या लिपिड प्रेजेंट होता है उसका ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है, उसको ऑक्सीडाइज होने से बचाता है। तो सेक्वेस्टेंट्स का जो मेन काम है वो फैट को ऑक्सीडाइज होने से बचाने का है। कैसे बचाता है? वो हमारे बॉडी में जो मेटल्स प्रेजेंट होते हैं उनको चिलेट कर देता है वहां पर जाकर के, उनके साथ बाइंड करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल हैजार्ड। इनमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो कि बायोलॉजिकल हैजार्ड कॉज करता है? ऑप्शन ए है आपके सामने एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन बी है आपके सामने क्लीनर्स, ऑप्शन सी है डर्ट और ऑप्शन डी है सैल्मोनेला। फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सैल्मोनेला, जो कि एक टाइप का क्या है, बायोलॉजिकल हैजार्ड कॉज करता है। ये एक टाइप का बैक्टीरिया होता है और ये पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि टाइफाइड जैसी इलनेस को कॉज कर सकता है। बात करें क्लीनर्स और डस्ट की या डर्ट की, तो ये एक टाइप के क्या होते हैं, डर्ट एक टाइप का फिजिकल हैजार्ड है। क्लीनर्स अगर कोई भी टाइप के केमिकल क्लीनर्स हैं तो ये टाइप के केमिकल हैजार्ड्स हो जाएंगे हमारे किसी भी टाइप के फूड प्रोडक्ट में। और एंटीबायोटिक्स भी एक टाइप का केमिकल हैजार्ड हो सकता है हमारे फूड प्रोडक्ट में। फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सैल्मोनेला। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स डिहाइड्रेट्स माइक्रोबियल सेल्स थ्रू प्लाज्मोलिसिस देयर बाय किलिंग देम। कौन सा ऐसा मेथड का यूज किया जाता है जिससे कि किसी भी फूड प्रोडक्ट में प्लाज्मोलिसिस होती है और उस फूड प्रोडक्ट का डिहाइड्रेशन हो जाता है जिसकी वजह से जो माइक्रोब्स होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं? ऑप्शन ए है आपके सामने स्मोकिंग, ऑप्शन बी है शुगरिंग, ऑप्शन सी है हीटिंग और ऑप्शन डी है सन ड्राइंग। फ्रेंड्स यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी शुगरिंग। जब भी हम किसी भी फूड प्रोडक्ट में एक्सेस अमाउंट ऑफ शुगर को ऐड करते हैं तो वहां प्लाज्मोलिसिस देखने को मिलती है। प्लाज्मोलिसिस हो गई तो उसका जितना भी वाटर का कंटेंट था वो बाहर आ गया। वाटर का कंटेंट अगर बाहर आ गया तो उसमें किसी भी टाइप के जो माइक्रोब्स होते हैं, खास करके बैक्टीरिया जो कि हाई वाटर एक्टिविटी पे ग्रो करते हैं, वो अब ग्रो नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से अब ये वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाते। तो फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी शुगरिंग। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैसेप हैज डिफाइंड सीसीपी एज। हैसेप जो होता है हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, इसमें सीसीपी क्या है? तो फ्रेंड्स यहां पर सीसीपी होता है क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। तो यहां पे ऑप्शंस में क्या क्या प्रेजेंट है, क्रिटिकल केयरफुल पॉइंट, क्रिटिकल कंट्रोल प्रोसेस, कोडेड कंट्रोल पॉइंट और क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। तो फ्रेंड्स यहां राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स यहां पूछ रहा है ईस्ट आर मोस्ट लाइकली टू ग्रो इन फ्रोजन फ्रूट्स ड्यूरिंग। फ्रोजन फ्रूट्स जो होते हैं उनमें जो ईस्ट की ग्रोथ होती है वो कब होती है, कब यहां पर उसकी ग्रोथ देखने को मिलती है? फ्रोजन फ्रूट्स में बोल रहा है ये, ध्यान देना आप। ऑप्शन है आपके सामने स्लो थॉइंग, ऑप्शन बी है रेफ्रिजरेशन, ऑप्शन सी है एम्बिएंट टेम्परेचर और ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स थॉइंग क्या होती है? थॉइंग का मतलब होता है जब किसी भी टाइप के फ्रोजन फूड को आप नॉर्मल टेम्परेचर पर लाते हो। ठीक है, नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर है उस पर अगर किसी भी टाइप के फ्रोजन फूड को आप कन्वर्ट करते हो तो उसको बोला जाता है थॉइंग। और अगर उसकी स्लो थॉइंग की जा रही है, बहुत ही धीरे धीरे उसको रूम टेम्परेचर पे लाया जा रहा है फ्रोजन फूड प्रोडक्ट को, तो ऐसे केस में ईस्ट के ग्रो होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रेफ्रिजरेशन हम क्यों करेंगे किसी भी टाइप के फ्रोजन फ्रूट को? ऑलरेडी वो फ्रोजन है तो हम रेफ्रिजरेट क्यों करेंगे उसको? ऑप्शन सी है एम्बिएंट टेम्परेचर, अगर उसको प्रॉपर एम्बिएंट टेम्परेचर पर लाएंगे तो वहां पर ग्रोथ की बात की जा रही है, लेकिन ये फ्रोजन फ्रूट की बात है तो उसकी जब हम थॉइंग करते हैं तो स्लो थॉइंग के दौरान ईस्ट की ग्रोथ होने की चांसेस ज्यादा होते हैं। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पूछ रहा है वाटरी सॉफ्ट रॉट इज मोस्टली फाउंड इन। वाटरी सॉफ्ट रॉट यहाँ पे किस फूड प्रोडक्ट में पाया जाता है? ऑप्शन ए है फ्रूट्स, ऑप्शन बी है पल्सेस, ऑप्शन सी है सीरियल्स और ऑप्शन डी है लिपिड्स। फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रूट्स। यहाँ पर बात हो रही है वाटरी सॉफ्ट रॉट की। अगर बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट होता तो वो दूसरा हो जाता। वाटरी सॉफ्ट रॉट जो होता है वो फंगस की वजह से कॉज होता है और ये मेनली फ्रूट्स में देखने को मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट प्रीडोमिनेट स्पॉइलेज ऑफ शेल एग इज कॉज्ड बाय।
जो एग का शेल होता है उसमें जो स्पॉइलेज के चांसेस होते हैं, स्पॉइलेज कॉज होता है, वो किस वजह से कॉज होता है? ऑप्शन ए है प्रोटियस, ऑप्शन बी है एल्कलीजेंस, ऑप्शन सी है कॉलीफॉर्म्स, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, ये जितने भी टाइप के आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटियस, एल्कलीजेंस और कॉलीफॉर्म, और ये तीनों प्रीडोमिनेंटली स्पॉइलेज कराते हैं एग की शेल का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर पूछ रहा है एज पर एफएसएसएआई व्हाट शुड बी मिनिमम परसेंटेज ऑफ टीएसएस इन द फ्रूट स्क्वाश। जो स्क्वैश होता है उसमें मिनिमम परसेंटेज ऑफ टीएसएस कितना होना चाहिए? टीएसएस का मतलब क्या होता है? टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन ए है आपके सामने 12%, ऑप्शन बी है 32%, ऑप्शन सी है 20% और ऑप्शन डी है 40%। तो स्क्वैश के अगर टीएसएस की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 40% यहाँ पर टोटल सॉल्युबल सॉलिड प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है वो या तो परसेंटेज में दी होगी या तो आपको डिग्री ब्रिक्स में दी होती है, ये इसकी यूनिट होती है टीएसएस की। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वहां पूछ रहा है दी हेड ऑफिस ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन। एफएसएसएआई का हेड ऑफिस कहां पर लोकेटेड है? तो फ्रेंड्स ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी न्यू दिल्ली। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर पूछ रहा है 1 ग्राम ऑफ फैट गिव्स हाउ मेनी किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। तो 1 ग्राम अगर हम फैट का कंजम्पशन करते हैं हमारी बॉडी में तो कितना किलो कैलोरी उससे हमको एनर्जी प्रोवाइड होती है? ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 4। फ्रेंड्स यहां पर बात हो रही है फैट की, तो ऑप्शन बी 9 यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर यहां पर प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट की बात होती तो यहां पर 4 किलो कैलोरी पर ग्राम उसके कंजम्पशन से हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स यहां पूछ रहा है व्हाट इज फीफो स्टैंड्स फॉर। फीफो का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए है आपके सामने फर्स्ट इंफॉर्मेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी है फिगर इन फिगर आउट, ऑप्शन सी है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऑप्शन डी है फर्स्ट इंडेक्स फर्स्ट ऑब्टेन्ड। फ्रेंड्स यहां पर फीफो की अगर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब क्या होता है? किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप किसी भी टाइप के मटेरियल को लाते हो प्रोसेसिंग करने के लिए और प्रोसेस करने के बाद उसको आप वेयर हाउस में ले जाते हो, अगर रॉ मटेरियल को लाए हो तो जो भी रॉ मटेरियल आप सबसे पहले लाए हो उसको आप सबसे पहले यूज करोगे प्रोसेसिंग के लिए। और अगर आप उसको प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट को वेयर हाउस में ले जा रहे हो तो जो प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट सबसे पहले वेयर हाउस में आया है वही प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट सबसे पहले मार्केटिंग के लिए जाएगा। अगर उसको आप रखे रहोगे और पीछे के जो बाहर के जो प्रोसेसिंग मटेरियल्स हैं उनको आप बाहर करोगे तो वो वहां पर रखे रखे एक्सपायर भी हो सकता है। इस वजह से जो सबसे पहले बना उसको हम सबसे पहले बाहर करते हैं, इसको बोला जाता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर पूछ रहा है विच केमिकल इज रिलीज्ड इन द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू एलर्जेंस। एलर्जेंस के रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी कौन सा केमिकल रिलीज करती है? ऑप्शन ए है हिस्टामिन, ऑप्शन बी है एपिनेफ्रिन, ऑप्शन सी है थायरॉक्सिन और ऑप्शन डी है सेरोटोनिन। फ्रेंड्स यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिस्टामिन। हमारी बॉडी में मास्ट सेल्स होती हैं, मास्ट सेल्स में अगर कोई भी एलर्जन हमारी बॉडी में आता है बाहर से तो मास्ट सेल हिस्टामिन का सिक्रेशन करती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्सेज देती हैं, जैसे कि म्यूकस का एक्सेसिव प्रोडक्शन, अचानक से स्नीजिंग होने लगना, कफ होने लगना, ये सब रिस्पॉन्सेज जो प्रोड्यूस करता है वो होता है हिस्टामिन। ये एक केमिकल होता है जो कि रिस्पॉन्सेज के लिए कॉजेटिव एजेंट होता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर पूछ रहा है विच मेजर एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राउनिंग रिएक्शन इन मशरूम्स। मशरूम में ब्राउनिंग के लिए कौन सा एंजाइम है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शन ए है पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज, ऑप्शन बी है पॉलीफिनॉल, ऑप्शन सी है पॉलीसैकेराइड, ऑप्शन डी है पॉलीपेप्टाइड। फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज। पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज जो एंजाइम होता है अगर ये एयर या ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो किसी भी टाइप के फूड प्रोडक्ट में ब्राउनिंग कॉज करता है, ठीक है। खास करके वेजिटेबल्स में और फ्रूट्स में जनरली अगर आप कट कर देते हो तो ये जो एंजाइम होता है वो ब्राउनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स यहां पर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन। लेमन में इनमें से कौन सी एसिड प्रेजेंट होती है? ऑप्शन ए है लैक्टिक एसिड, ऑप्शन बी है एसिटिक एसिड, ऑप्शन सी है सिट्रिक एसिड, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। फ्रेंड्स यहां बात हो रही है लेमन की, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा सिट्रिक एसिड। लैक्टिक एसिड की अगर हम बात करें तो कर्ड या योगर्ट में प्रेजेंट होता है, एसिटिक एसिड विनेगर में प्रेजेंट होता है, तो यहां राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा, लो लेवल ऑफ इरेडिएशन कैन बी यूज्ड अपॉन द फ्रेश फ्रूट्स टू। अगर किसी भी फ्रेश फ्रूट में लो लेवल ऑफ इरेडिएशन यूज करते हैं तो उससे हमको क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए है किल इंसेक्ट्स, ऑप्शन बी है किल मोल्ड्स, ऑप्शन सी है इनहिबिट बैक्टीरिया, ऑप्शन डी है किल वायरस। तो देखिए यहाँ पर इंसेक्ट, मोल्ड और बैक्टीरिया तीनों के लिए बहुत ही लो लेवल ऑफ इरेडिएशन की जरूरत पड़ती है। बट यहाँ पर अगर इन सारे ऑप्शंस में हमें किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़े, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, तो आई थिंक ऑप्शन बी यानी किलिंग ऑफ मोल्ड्स, ये जो होती है वो लो लेवल ऑफ इरेडिएशन की वजह से होती है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा, द अमीनो एसिड कॉल्ड फिनाइल एलानिन इज। ऑप्शन ए है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, ऑप्शन बी है सिंपल अमीनो एसिड, ऑप्शन सी है एसेंशियल अमीनो एसिड, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स जो फिनाइल एलानिन होता है ये एक टाइप का एसेंशियल अमीनो एसिड होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स हमारा जो अगला क्वेश्चन है वहां पूछ रहा है, विच एंजाइम इज एक्टिवेटेड ड्यूरिंग डाइजेशन प्रोसेस बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl जो हमारे गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है उसकी वजह से कौन सा ऐसा एंजाइम है जो एक्टिव हो जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए है लाइसिन, ऑप्शन बी है वेलिन, ऑप्शन सी है पेप्सिन और ऑप्शन डी है प्रोलिन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी पेप्सिन। पेप्सिन यहाँ पर एक्टिव हो जाता है हमारे गैस्ट्रिक जूस में ड्यू टू द HCl और लो pH। इसकी वजह से क्या होता है, जो प्रोटीन हमारे स्टमक में जाता है उसका डाइजेशन यहाँ पे शुरू हो जाता है। उसके डाइजेशन के लिए जो मेन एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो होता है पेप्सिन। इट वर्क्स इन वेरी लो pH कंडीशन विच इज ड्यू टू द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स यहाँ पूछ रहा है, ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट दोज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द ब्रेन कैन यूटिलाइज फैट एज अ सोर्स ऑफ। जितनी भी टिश्यूज होती हैं हमारे बॉडी के एक्सेप्ट ब्रेन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS, इसको छोड़ करके फैट का यूटिलाइजेशन किस लिए करती हैं? ऑप्शन ए है एनर्जी, ऑप्शन बी है सिक्रेशन, ऑप्शन सी है यूटिलाइजेशन, ऑप्शन डी है प्रोटेक्शन। फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एनर्जी। अच्छा जितनी भी टिश्यूज हैं सब ने एनर्जी के लिए यूज किया किसको? फैट को। तो कौन सी ऐसी ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जिनसे एनर्जी प्रोवाइड करती है या जिनसे वो एनर्जी लेता है? तो ब्रेन और CNS की अगर हम बात करें तो मेनली वो एनर्जी लेता है ग्लूकोज से। और अगर बात करें फैट से तो फैट से बाकी जितने भी टिश्यूज और सेल्स होती हैं वो सब यहाँ पर एनर्जी कंज्यूम करती हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीज आर नॉट मेड ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बट हैव अ बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर, दे आर कॉल्ड। ऑप्शन ए है आपके सामने डिराइव्ड लिपिड्स, ऑप्शन बी है कंपाउंड लिपिड्स, ऑप्शन सी है स्टेरॉल्स, ऑप्शन डी है सिंपल लिपिड्स। तो फ्रेंड्स ये जो स्टेरॉल्स होते हैं इनमें क्या होता है कि ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से नहीं बने होते लेकिन इनमें बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी या स्टेरॉल्स। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पूछ रहा है दी प्रोटीन अलाउंस फॉर अ प्रेग्नेंट वुमेन इज। प्रोटीन का रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस कितना होता है किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन में? ऑप्शन ए है 50 + 15 ग्राम पर डे, ऑप्शन बी है 50 + 18 ग्राम पर डे, ऑप्शन सी है 50 + 12 ग्राम पर डे, ऑप्शन डी है 50 + 16 ग्राम पर डे। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें ICMR 2010 की, ICMR 2010 की अगर हम बात करें तो ये होता है 55 + 23 ग्राम पर डे। और अगर हम बात करें ICMR 2020 की तो ये होता है 45.7 + 22 ग्राम्स पर डे। तो ये हमारा लेटेस्ट डेटा है ICMR 2020 का और उससे पहले का डेटा था ICMR 2010 का। तो ये दोनों जो डेटा है वो बता रहे हैं 55 + 23 ग्राम पर डे ICMR 2010 के अकॉर्डिंग, 2020 के अकॉर्डिंग 45.7 + 22 ग्राम्स पर डे है। तो यहाँ पर ये जो डेटा दिए गए हैं सारे ही गलत हैं। ये एक टाइप का बोनस क्वेश्चन होता है जो कि आपके एग्जाम में आपको फ्री में नंबर देके जाता है। तो यहाँ पर किसी भी टाइप के ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट नहीं है किसी भी टाइप के डेटा के अकॉर्डिंग। और ये जो दोनों डेटा है हमारा NIN रिलीज करता है और इसको फॉलो करता है FSSAI। कोई भी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट नहीं होगा। इन दोनों में अगर कोई भी ऑप्शन दिया होता तो वो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर कंसीडर किया जाता। तो फ्रेंड्स ये एक टाइप के बोनस क्वेश्चन हैं जो कि आपको एग्जाम में मिल जाते हैं। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पूछ रहा है द रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम द अमीनो एसिड बाय लीवर इज कॉल्ड।
जब भी किसी भी अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप का रिमूवल होता है बाय द लीवर तो इसे क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए है एनिमेशन एमिनेशन, ऑप्शन बी है डाइजेशन, ऑप्शन सी है एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन डी है डीएमिनेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अमीन ग्रुप का रिमूवल हो रहा है ना, अमीन ग्रुप का बाहर निकालना डीएमिनेशन कहलाता है। ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पूछ रहा है विच फूड एलर्जन हैज द हाईएस्ट अकरेंस इन दी वर्ल्ड। कौन सा ऐसा फूड एलर्जेंस है जो कि सबसे ज्यादा क्वांटिटी में है पूरे वर्ल्ड में? ऑप्शन ए है एग, ऑप्शन बी है मैंगो, ऑप्शन सी है पीनट और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स पीनट जो है वो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में एज अ एलर्जन पूरे वर्ल्ड में कंसीडर किया जाता है। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी पीनट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फ्रेंड्स हमारा इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज रिच सोर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। इनमें से ऐसा कौन सा फूड प्रोडक्ट है जो कि कोलेस्ट्रॉल का एक रिच सोर्स माना जाएगा? ऑप्शन ए है कोकोनट ऑयल, ऑप्शन बी है मटन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजनेटेड फैट, ऑप्शन डी है प्रॉन्स। फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी प्रॉन्स। सबसे पहले अगर हम बात करें कोलेस्ट्रॉल की तो ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल फूड में पाया जाता है, किसी भी टाइप के प्लांट फूड प्रोडक्ट में कोलेस्ट्रॉल पाया ही नहीं जाता। तो आपका कोकोनट ऑयल तो वैसे ही चला गया, हाइड्रोजनेटेड ऑयल भी चला गया क्योंकि ये वेजिटेबल ऑयल को ही हाइड्रोजनेशन करके बनाया जाता है। बात करें अगर मटन और प्रॉन में तो इन दोनों में अगर कंपेयर करोगे आप तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल प्रॉन्स के अंदर। और ये कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में डिफरेंट काइंड ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस कॉज करता है, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस जिसमें हमारी जो हार्ट होती है उसकी आर्टरी में जाकर के कोलेस्ट्रॉल एक्यूमुलेट हो जाता है जिसकी वजह से हार्ट अटैक के रिस्क यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हमने आज डिस्कस किए। टोटल 100 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए जो कि पार्ट सी में पूछा गया था मेघालय के फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम में। फ्रेंड्स फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। अंटिल देन थैंक यू सो मच।